नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आईबेक्स स्टडी पॉइंट पर और मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत त्रिपाठी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नवीन राज्यों के उदय का दूसरा भाग। इससे पहले हमने नवीन राज्यों के उदय में बंगाल के नवाब जो स्टार्ट हुए थे उनके बारे में आपको बताया हुआ था। इससे पहले का वीडियो अगर अभी आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको जरूर देख लें। उसके बाद आता है सिराजुद्दौला। देखिए, अलीवर्दी खां तक हमने आपको बताया हुआ था। मुर्शीद कुली खां से लेकर के अलीवर्दी खां तक जो नवाब एक के बाद एक बने उनके बारे में हमने इसके पहले वीडियो में आपको बताया हुआ था। ये नवीन राज्यों का उदय है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। और मॉडर्न हिस्ट्री जब स्टार्ट होती है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसके बाद है उत्तरवर्ती मुगल काल और उत्तरवर्ती मुगल काल के बाद नवीन राज्यों का उदय। तो नवीन राज्यों के उदय में ये दूसरा भाग हम आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर अलीवर्दी खां तक हम बता चुके थे और अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो उसकी पुत्री का पुत्र था वह बंगाल का नवाब बनता है। 1756 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक यह रहता है। सिराजुद्दौला इसलिए भी ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसके दौरान प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध जो कि अंग्रेजों के आगमन से लेकर के यहीं से उनके विजय के रथ की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला की बात हम करते हैं। सिराजुद्दौला जो इसको बता दिया मैंने, अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। राजगद्दी पर जब वो बैठा, राजगद्दी पर बैठते समय उसके तीन शत्रु थे। तीन शत्रु कौन कौन थे? तो पहला शत्रु था पूर्णिया का राजा और पूर्णिया का नवाब जो था, दूसरा उसकी मौसी जिसका नाम था घसीटी बेगम, और तीसरा था अंग्रेज अधिकारी, यानी जितने भी अंग्रेज थे वो उसके विपक्ष में थे। इसके अलावा ये सब, इसकी मौसी इसलिए भी विपक्ष में थी क्योंकि ये लड़की, इस तीन बहनें थी इसकी, अलीवर्दी खां की जो पुत्रियां थी, तीन पुत्रियां थी, उसमें सबसे छोटे पुत्री जो थी उसका लड़का ये सिराजुद्दौला बन गया था नवाब। इस वजह से इसकी जो मौसी थी वो इससे चिढ़ती थी और वो भी इसकी शत्रु बन गई थी। तो इसके तीन शत्रु हुए, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, उसकी मौसी घसीटी बेगम और अंग्रेज अधिकारी। ठीक है, ये तीनों इसके शत्रु थे जब वह राजा बना। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला क्या किया कि जब पूर्णिया का राजा था, पूर्णिया का नवाब था, वो इसके विपक्ष में था, तो इसने क्या किया, अभियान चालू कर दिया कि उसको मारने के लिए निकल गया युद्ध करने के लिए। 1756 ईस्वी में 1756 ईस्वी में जब यह निकला तो यह जा करके वहाँ पर इससे युद्ध छेड़ देता है और मनिहारी का युद्ध, क्या कहा जाता है इसको, मनिहारी का युद्ध। ठीक है, तो मनिहारी के युद्ध में क्या करता है, यह पराजित कर देता है इसको, किसको, शौकत जंग को। ठीक है, शौकत जंग जो था इसको मनिहारी के युद्ध में पराजित करता है और वहीं पर इसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद एक इसका दुश्मन खत्म हो जाता है। इसके बाद अंग्रेजों की बात है तो अंग्रेज क्या थे, जब उस समय अंग्रेजों का राज बढ़ रहा था तो उस समय 1756 ईस्वी में ही यूरोप में एक युद्ध स्टार्ट हो जाता है जो सप्तवर्षीय युद्ध था। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया था। तो अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को, जो यूरोपीय थे सब, इन लोग अपना रक्षा करने के लिए ये क्या करने लगे, किलेबंदी करने लगे, दुर्ग बनाने लगे। तो जितने भी उनके गोदाम थे अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के, ये सब क्या करने लगे, उसको दुर्ग की बनाने लगे, चारों तरफ से सेफ्टी करने लगे उसकी। क्यों? क्योंकि ये युद्ध छिड़ा हुआ था पूरे यूरोप में, तो ये यूरोपीय एक दूसरे के आपस में भी लड़ाई कर रहे थे और कभी भी एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर सकते थे। तो इसलिए जब ये दुर्गीकृत करने लगे अपने चारों तरफ क्षेत्र को, तो उस समय अंग्रेज जो थे वो कहाँ पर कार्य कर रहे थे, कलकत्ता में। यानी कलकत्ता में इनका पूरी तरह से हावी हो चुके थे ये, और बंगाल में, और फ्रांसीसी जो थे वो चंद्रनगर में थे। तो चंद्रनगर में ये क्या करने लगे, अपने को दुर्गीकृत करने लगे, किला चारों तरफ से बनाने लगे और कलकत्ता में अंग्रेज बनाने लगे। इस पर सिराजुद्दौला ने इस पर प्रतिरोध किया कि आप इसको नहीं बनाएंगे, आप दुर्गीकृत नहीं करेंगे। तो जब सिराजुद्दौला ने कहा तो इस पर क्या हुआ कि फ्रांसीसी तो मान गए, फ्रांसीसियों ने मान लिया कि चलिए ठीक है हम नहीं बनाएंगे, लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को नहीं माना। और जब अंग्रेजों ने इस बात को नहीं माना तो इससे क्या हुआ, विरोध हो गया। ठीक है, सिराजुद्दौला का विरोध हो गया अंग्रेजों से। 4 जून 1756 की बात है। सिराजुद्दौला ने क्या किया, कासिम बाजार पर आक्रमण किया और कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया। कासिम बाजार कहाँ पर थी, बंगाल में ही। तो बंगाल पर ही सिराजुद्दौला ने आक्रमण करके कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया। और अंग्रेजों थे, कलकत्ता में अंग्रेज ही थे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो अंग्रेजों के ऊपर ही आक्रमण किया था और कासिम बाजार पहले कब्जा किया और उसके बाद 15 जून को ही
4 जून को यहाँ कब्जा करने के बाद 15 जून को या सीधे कलकत्ता पर आक्रमण कर देता है। कलकत्ता पर जब आक्रमण कर देता है तो 5 दिन तक ये युद्ध चलता है, इसका अंग्रेजों के बीच 5 दिन तक युद्ध चलता है। और उसके बाद 20 जून 1756 ईस्वी को 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर यह क्या करता है, अधिकार कर लेता है। फोर्ट विलियम कहाँ पर, कोलकाता में, जहाँ पर अंग्रेज अपना हेड बना रखे थे, हेडक्वार्टर बना रखे थे। तो फोर्ट विलियम पर क्या हुआ, अधिकार कर लेता है ये। उस समय कौन कौन गवर्नर था, तो गवर्नर ड्रेक था, देखिए गवर्नर ड्रेक, उसका सेनापति मिंचिन, ठीक है, सेनापति मिंचिन, ड्रेक गवर्नर, और जितने भी अंग्रेज थे ये सब क्या करते हैं, भाग जाते हैं और भागकर कहाँ शरण लेते हैं, फुल्टा द्वीप में। क्वेश्चन बनता है कहाँ पर शरण लिया, फुल्टा द्वीप में, ठीक है, फुल्टा द्वीप में जाकर के ये शरण लेते हैं वहाँ से भाग करके। तो ये था, सिराजुद्दौला यहाँ से हावी हो जाता है। और इसी दिन की एक घटना, बहुत बड़ी घटना है, जिसको अंग्रेज आज भी इसको अपनी दुखद घटना के रूप में मनाते हैं। तो देखिए ब्लैक होल की घटना कहा जाता है इसको, क्या कहते हैं, ब्लैक होल की घटना। 20 जून 1756 की ही बात है। 20 जून 1756 को जब ये अंग्रेजों को पूरी तरह से हरा देता है, फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लेता है सिराजुद्दौला, तो वहाँ जे हॉलवेल, ये नाम याद रखिएगा, जेड हॉलवेल, ये एक अंग्रेज है जिसने बताया था बाद में, कहा कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी, जो कि कितने साइज की थी, 18 फुट लंबी थी और 14 फुट 10 इंच चौड़ी थी, इतनी छोटी सी जगह में कोठरी में 146 अंग्रेजों को दबा करके भर दिया था। किसी भी तरह दबा के वहाँ ठेल करके उसको बंद कर दिया था। और बंद करने के बाद सुबह उसको खोला गया, सुबह जब खोला गया तो यहाँ से केवल और केवल 23 अंग्रेज जिंदा बचे थे और सभी उस कोठरी के अंदर मर चुके थे। तो इस घटना को बहुत बड़ी घटना माना जाता है अंग्रेजों के यहाँ, कि ये ब्लैक होल की घटना या ब्लैक होल की त्रासदी कहा जाता है, ठीक है, ये है। इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों को जब काफ़ी इस चीज़ से शौक लगा कि हमारे लोगों को मार दिया है सिराजुद्दौला ने, तो अंग्रेज क्या किए कि वहाँ से क्लाइव को भेजा। फिर इन्होंने, क्लाइव जब आया 1757 ईस्वी में, तो यहाँ से प्लासी के युद्ध की एक पृष्ठभूमि बनती है कि प्लासी के युद्ध में क्या क्या उसने किया, प्लासी के युद्ध करने के लिए कैसे उसने युद्ध किया। तो चलिए प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे बनती है, इसके बारे में देखिए क्या है। क्लाइव वहाँ से आता है, अंग्रेजों ने भेजा क्लाइव को, और क्लाइव ने क्या किया कि यहाँ आ करके जैसे ही राज करने का किया कि कलकत्ता में कैसे वो किया जाए, तो इसने एक शख्स था मानिकचंद, ठीक है, मानिकचंद को रिश्वत दिया और रिश्वत दे करके ये अपनी तरफ मिला लेता है। और मिलाने के बाद कलकत्ता पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है। कब करता है, 2 जनवरी 1757, यानी कि 1757 स्टार्ट हो चुका था और 1757 की 2 जनवरी को ये क्या करता है, कलकत्ता पर अधिकार कर लेता है मानिकचंद को रिश्वत दे करके, ठीक है। अब कलकत्ता पे जब अधिकार कर लिया तो नवाब तक बात चली जाती है कि कलकत्ता पर इसने अधिकार कर लिया है क्लाइव ने, तो नवाब इससे आक्रमण तो करना चाहता है, लेकिन बाद में जब आक्रमण होता है, युद्ध होता है, तो इसके बीच क्या होता है कि एक छोटी सी संधि हो जाती है जिसको हम कहते हैं अलीनगर की संधि, ठीक है। क्या कहते हैं, अलीनगर की संधि, जो कि कब होती है, 9 फरवरी 1757 में, यानी कि जनवरी में यह कलकत्ता पर कब्जा कर लेता है। और 9 फरवरी 1757 ईस्वी को नवाब ने क्या किया, अलीनगर की एक संधि कर लेता है क्लाइव से। अलीनगर की संधि में हुआ क्या था कि बंगाल का जो नवाब और क्लाइव थे, सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच जब संधि हुई तो उसने क्या किया, अंग्रेजों के जो विशेषाधिकार थे, अंग्रेजों के जो पहले से अधिकार थे, वो वापस लौटा देता है। इसके अलावा इनको सिक्का ढालने के लिए भी अनुमति प्रदान कर दी जाती है, तो अंग्रेजों को सिक्का ढालने की भी अनुमति होती है। इसके अलावा जो फ्रांसीसी क्षेत्र था चंद्रनगर, वहाँ पर इन्होंने अधिकार न करने के लिए, वहाँ पर कब्जा न जमाने के लिए अंग्रेजों को इसी संधि के तहत कहा भी था। लेकिन 18 अगस्त 1757 को कलकत्ता में अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी टकसाल स्थापित की। टकसाल यानी कि अपना सिक्का इन्होंने क्या किया, जारी कर दिया। और 18 अगस्त 1757 को कलकत्ता में इन्होंने अपना सिक्का भी जारी कर दिया, टकसाल इन्होंने स्थापित कर दी। इसके बाद 13 मार्च 1757, ये 18 अगस्त को, मतलब ये बाद में इन्होंने अपना ये टकसाल जारी किया था, ये बात की बात है, ये पहले का है। 13 मार्च को ही देखिए, फरवरी में अलीनगर की संधि होती है और फरवरी के बाद 17 मार्च की बात है, 17 मार्च 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया,
फ्रांसीसी क्षेत्र, जहाँ पर चंद्रनगर की बात मैं कर रहा था कि चंद्रनगर पे कौन कर रहा था, फ्रांसीसी थे, और कलकत्ता में कौन थे, अंग्रेज थे। लेकिन चंद्रनगर पर अंग्रेजों ने हमला किया और हमला करके वहाँ पर अधिकार कर लेते हैं, यानी फ्रांसीसियों से इन्होंने क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया ये पूरा क्षेत्र चंद्रनगर का। उस समय कौन था, क्लाइव और वाटसन। क्लाइव और वाटसन ने मिल करके दोनों ने फ्रांसीसियों पर आक्रमण किया और अपने कब्जे में वो क्षेत्र भी कर लिया चंद्रनगर का। जब चंद्रनगर का किया तो सिराजुद्दौला के पास फिर से बात गई। सिराजुद्दौला ने क्या किया, इसको अलीनगर की संधि का, इसको कहा कि अलीनगर की जो संधि हुई थी उसका उल्लंघन माना। ठीक है, कि अलीनगर की जो हमने आपसे संधि की थी उसका आपने उल्लंघन किया है। इस वजह से क्लाइव और इन दोनों के बीच फिर से मतभेद होता है अंग्रेजों में। जब दोनों के बीच मतभेद होता है तो क्लाइव अब एक षड्यंत्र करने लगता है कि सिराजुद्दौला को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे हटाया जाए, क्योंकि सिराजुद्दौला के पास बहुत बड़ी सेना थी जबकि क्लाइव के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी। तो यह एक षड्यंत्र करता है। षड्यंत्र कैसे करता है कि एक व्यापारी था, एक बहुत ही धनाढ्य व्यापारी था जिसका नाम था अमीन चंद। ठीक है, अमीन चंद था एक व्यापारी, उसको क्या करता है, उससे मिलता है क्लाइव, और मिलने के बाद क्या एक षड्यंत्र रच करके उनके जो भी कैंडिडेट थे, कहने का मतलब उनके जो सेनापति थे और 2-3 सिपाही और थे, अधिकारी थे, इन लोगों को, सिराजुद्दौला के जो अधिकारी थे, इनको अपनी तरफ मिलाने का प्रयास करता है। यह व्यापारी जाता है और इन लोगों से मिलता है और काफ़ी इनको, चूँकि मीर जाफ़र जो था इसका सेनापति था, किसका, सिराजुद्दौला का। तो सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफ़र था, लेकिन वह हमेशा से एकदम लालची प्रवृत्ति का था। उसकी निगाहें यह रहती थी कि मैं कब बंगाल का नवाब बनूंगा। ठीक है, तो उसके मन में जब यह रहता था कि मैं बंगाल का नवाब कब बनूंगा, तो क्लाइव ने इसका फ़ायदा उठाया। ठीक है, उसके जो अधिकारी थे वो उससे असंतुष्ट भी थे सिराजुद्दौला से। तो क्या किया क्लाइव ने, इसको ऑफर दे दिया कि अगर सिराजुद्दौला को अपदस्थ कर दिया जाए तो तुम्हें मैं बंगाल का नवाब बना दूंगा। ठीक है, तो बंगाल का नवाब बनाने के लालच दिया इसको, किसको देता है, सेनापति मीर जाफ़र को। तो मीर जाफ़र क्या करता है कि ये मिल जाता है किसकी तरफ, क्लाइव की तरफ। और अधिकारी, एक अधिकारी और था यार लतीफ़, जिसका नाम था यार लतीफ़। एक दीवान थे जिनका नाम था राय दुर्लभ, और बंगाल के जो सबसे बड़े बैंकर थे, सबसे बड़े बैंकर कौन थे, जगत सेठ। ठीक है, जगत सेठ और यार दुर्लभ, सॉरी राय दुर्लभ, मीर जाफ़र और यार लतीफ़। ठीक है, ये 4 लोग थे जो क्या करते हैं कि इसके विरोध में चले जाते हैं सिराजुद्दौला के, और ये षड्यंत्र के तौर पे होता है, ना कि खुलेआम। ठीक है, चुपचाप ये लोग उनसे मिल जाते हैं, जिस बात की भनक सिराजुद्दौला को नहीं लगती है, सिराजुद्दौला को पता भी नहीं होता है। और 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध, 23 जून की बात है, 23 जून 1757 में क्या हुआ कि प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव छेड़ देता है। रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना लेकर के सिराजुद्दौला के पास आक्रमण कर देता है। जब आक्रमण करता है तो उसकी सेना में देखिए कौन कौन था, 950 यूरोपी पैदल थे, यूरोपी थे जो पैदल यात्री थे, पैदल मतलब आक्रमणकारी थे। 100 यूरोपी जो थे वो तोपची यानी तोप के साथ थे, 50 नाविक थे उनमें, और 2100 भारतीय सैनिक शामिल थे। यानी क्लाइव के सेना में इतने लोग थे। ठीक है, और जो नवाब की सेना थी वो लगभग 50,000 की सेना थी। नवाब के पास बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन इसके पास बहुत छोटी सेना थी। लेकिन नवाब क्या था, षड्यंत्र का शिकार हो चुका था। यानी कि इसके जो सेनापति थे, जब वो ही इससे मिल चुके थे तो सेनापति के अनुसार ही सेना चलती है, इसलिए नवाब वहाँ पर विजयी हो नहीं सकता था। अब जब दोनों के बीच युद्ध हुआ तो नवाब की तरफ से मीर मदान, मोहनलाल और फ्रांसीसी सैनिक शामिल थे। अब इनमें से मीर मदान युद्ध के समय करते करते युद्ध ये मारे गए वहीं पर। ठीक है, मोहनलाल भी। और नवाब जब इन सब के बाद फ्रांसीसी सैनिक इस सब के होते हुए भी अपने इन चारों जो इसके अधिकारी थे और इसका जो सेनापति था, इन सब के मिल जाने के कारण एक षड्यंत्र का शिकार होता है और इस युद्ध में पराजित हो जाता है, जिस कारण से इसी युद्ध के बाद से अंग्रेज पूरी तरह से हमारे देश पे राज करने लगते हैं। 1757 में जब नवाब पराजित होता है तो यह मुर्शिदाबाद वहाँ से भागता है। हारने के बाद मुर्शिदाबाद जाता है। मुर्शिदाबाद में जाने के बाद मीर जाफ़र का जो पुत्र होता है, इसका नाम था मीरन, इसका नाम था मीरन।
यानी कि मीर जाफ़र का पुत्र मीरन, इसने मोहम्मद बेग के द्वारा मीर जाफ़र की सिराजुद्दौला की हत्या करवा देता है और सिराजुद्दौला की यहाँ से अंत हो जाता है। सिराजुद्दौला के अंत होने के बाद जब मीर जाफ़र रहता है तो वह नवाब बनना ही चाहता है। तो क्या होता है, अंग्रेज़ों को बहुत सारी धन दौलत भी इससे प्राप्त होती है और काफ़ी उनको लाभ होता है। तो इस लाभ के होता है और उन्होंने क्या किया, बंगाल में मीर जाफ़र को इसके बाद वहाँ का नवाब घोषित कर दिया। मीर जाफ़र एक कठपुतली सरकार की तरह काम करता है वहाँ पर, जो कि अंग्रेज़ों के कहने पर ही चलता है, जो अंग्रेज़ कहते हैं वही करता है और इतना दबाव में होता है कि अंग्रेज़ों की किसी चीज़ में ना नहीं कर पाता है। इसलिए एक वहाँ के जो बंगाल के जवाब दरबारी थे, हाजिर जवाब दरबारी थे मीर जाफ़र के समय, उन्होंने कहा था, इसको मीर जाफ़र को एक नाम दिया था और कहा था कि यह कर्नल क्लाइव का गधा है। ठीक है, कर्नल क्लाइव का गधा कहा था, गधा रखा है कर्नल क्लाइव ने। तो इस तरह से उसका कार्यकाल था और अंग्रेज़ों ने इसी समय बांटो और राजों की बांटने की और राज करने की नीति चालू की। इसी के समय से मीर जाफ़र रहा। मीर जाफ़र के बारे में देखिए, मीर जाफ़र ज़्यादा समय तक राज नहीं किया, वो अंग्रेज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगा और परेशान होने के बाद उसने अपने पद से त्याग कर दिया और उसके बाद मीर कासिम को अंग्रेज़ों ने राजा बनाया, बंगाल का नवाब बनाया। हालांकि फिर से मीर जाफ़र बनता है दोबारा, तो उसके बारे में हम कल आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर इतिहास के सभी वीडियो आपको अवेलेबल मिलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के अभी वीडियो हमारे चल रहे हैं और बाकी सारे वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट के भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। जो भी आप पढ़ना चाहते हैं हमारी प्लेलिस्ट से आप पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें, इतना तो बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार।